नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहलगाम हमले के आतंकियों के बजाय पत्रकारों को पकड़ रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि जारी है डबल इंजन वाली मोदानी गाथा। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, अडानी से जुड़े घोटालों को नहीं छिपाया जा सकता, कांग्रेस का ये आरोप। खबर में आगे आपको बताएंगे कि एक बार फिर पैर पसार रहा है कोरोना। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले, क्या भारत को है डरने की ज़रूरत, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिटकॉइन के कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगी स्पष्ट नीति। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अदालतें तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक वक्फ कानून पर सीजेआई बीआर गवई ने दी यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींचती है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पहलगाम हमले के आतंकियों के बजाय पत्रकारों को पकड़ रही है बीजेपी सरकार। कांग्रेस का सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात समाचार अखबार के मालिकों में से एक बाहुबली शाह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की हालिया कार्रवाई को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता पहलगाम हमले के आतंकियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को पकड़ने की है। पार्टी नेता जिग्नेश मेवानी ने यह भी कहा कि बाहुबली शाह के मामले में गुजरात सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और ये भी बताए कि क्या आगे और पत्रकारों को निशाना बनाया जाएगा। ईडी ने 16 मई को गुजरात समाचार के परिसरों पर छापेमारी के बाद शाह को गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने उसी दिन शाह को स्वास्थ्य आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। मेवानी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरा देश देखना चाहता है कि मोदी सरकार कब पहलगाम हमले के आतंकियों को गिरफ्तार करेगी। वो आतंकी कहां चले गए, वो पाकिस्तान वापस चले गए या वो भारत की ज़मीन पर हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन आतंकियों को गिरफ्तार करने के बजाय सरकार ने इस मुद्दे पर सवाल पूछने वाले गुजरात समाचार के मालिक शाह को ही गिरफ्तार कर लिया और निशाना बना लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पहलगाम के आतंकियों को पकड़ना इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे सत्ता से सवाल पूछने वाले अखबारों को बंद किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जारी है डबल इंजन वाली मोदानी गाथा। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, अडानी से जुड़े घोटालों को नहीं छिपाया जा सकता, कांग्रेस का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए दावा किया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अडानी समूह के हिस्सेदारी रखने वाले 2 फंड को शेयर होल्डिंग संबंधी जानकारी न देने के लिए दंड और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत के सबसे बड़े घोटाले को छुपाया नहीं जा सकता। सच्चाई सामने आ ही रही है। सेबी या अडानी समूह की ओर से फिलहाल इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि अतीत में इस कारोबारी समूह ने अनियमितता और भ्रष्टाचार के सभी आरोप को निराधार बताते हुए खारिज किया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि डबल इंजन वाली मोदानी गाथा जारी है। बताया जा रहा है कि सेबी ने एलारा कैपिटल द्वारा नियंत्रित मॉरिशस स्थित 2 ऑफशोर एंड एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड और वेस्पेरा फंड को शेयर होल्डिंग संबंधी जानकारी न देने के लिए दंड और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक बार फिर पैर पसार रहा कोरोना। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले, क्या भारत को है डरने की ज़रूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। भारत में भी इसे लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं और सरकार अलर्ट मोड पर है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा के मुताबिक भारत में 12 मई से अब तक कोविड-19 वायरस के केवल 164 मामले सामने आए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर केरल का नाम है। केरल में इस वक्त कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में इस वक्त कोरोना के 69 मामले एक्टिव हैं और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 44 मामले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन के कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगी स्पष्ट नीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्रिप्टो करेंसी, विशेष रूप से बिटकॉइन के कारोबार को लेकर केंद्र सरकार से कड़ा सवाल किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र को क्रिप्टो करेंसी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसे विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। अदालत ने क्रिप्टो लेन देन को हवाला कारोबार जैसा अवैध व्यापार करार दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष
रख रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि क्रिप्टो करेंसी का अवैध बाजार है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अगर सरकार इसे विनियमित करती है तो ऐसे अवैध व्यापारों पर नज़र रखी जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि जस्टिस कांत ने खास तौर पर कहा है कि बिटकॉइन में कारोबार करना हवाला कारोबार करने की तरह है। भाटी ने अदालत से आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस मामले में निर्देश प्राप्त कर रही है और जल्द ही उचित जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर नीति तय करने की प्रक्रिया में है और विभिन्न संबंधित विभागों से सलाह मशविरा कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अदालतें तब तक दखल नहीं दे सकती, कानून पर सीजेआई BR गवई ने वक्फ कानून पर खींच दी लक्ष्मण रेखा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने की, जिसमें सीजेआई के साथ जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने संसद से पारित कानूनों की संवैधानिकता को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि संसद से पारित होने के बाद कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है तो जब तक इस संबंध में कोई ठोस और पुख्ता मामला सामने नहीं आ जाता, अदालतें इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक अपील भी की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 3 मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जिसमें कोर्ट, यूज़र और डीड की ओर से घोषित वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई करने का बोर्डों का अधिकार भी शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम 1 लाख परिवारों को मालिकाना हक देने जा रहे हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी ने जमकर कांग्रेस सरकार की कर दी तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और CM सिद्धारमैया इस मौके पर मौजूद रहे। पार्टी ने जहां एक तरफ पिछले 2 साल में जनता के लिए जो काम किए वो गिनाए, तो वहीं 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मालिकाना अधिकार देने का भी ऐलान किया। इस मौके पर लोकसभा LOP और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बने 2 साल हो गए हैं। हमने चुनाव के दौरान 5 गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी और PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस गारंटी पूरा नहीं करेगी, लेकिन हमने अपनी गारंटी पूरी की। राहुल गांधी ने पार्टी की कामयाबी गिनाते हुए कहा कि हमारी पहली गारंटी गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने की थी। कर्नाटक सरकार करोड़ों महिलाओं के खाते में ये पैसा पहुंचाती है। हमारी दूसरी गारंटी गृह ज्योति योजना के तहत करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की थी, जो हमने पूरी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वास्थ्य मंत्री ध्यान भटकाने के लिए दूसरों पर उछाल रहे हैं कीचड़, अखिलेश यादव का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद करने वाले बड़बोले मंत्री को जनता सबक सिखाएगी। विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री अपने विभागीय कार्यों में असफल होने के बाद वो ध्यान भटकाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने के कार्य में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बर्बाद करने वाले बड़बोले मंत्री को जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज कम, दुर्व्यवहार की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। विभागीय मंत्री अस्पतालों, चिकित्सालयों की व्यवस्था सुधारने और मरीजों के इलाज के बजाय दूसरे कामों में व्यस्त हैं। उन्हें आम जनता और मरीजों की समस्याओं और परेशानी से कोई मतलब नहीं है। प्रदेश में सरकारी और निजी अस्पतालों में मनमानी चरम पर है। भाजपा सरकार मरीजों और उनके तीमारदारों को इलाज और न्याय दिलाने के बजाय पीड़ितों पर लाठीचार्ज करती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रतिनिधिमंडल को लेकर कांग्रेस ने किरण रिजिजू को घेरा। ममता बोली केंद्र तय नहीं कर सकता नाम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के उस कथित दावे को सरासर झूठ बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने विदेश जाने वाले सर्वदलीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडलों के लिए नाम नहीं मांगे।
कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी पार्टी से चुने गए नामों को मंजूरी न देना सस्ती राजनीति है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी ने सर्वदलीय राजनयिक मिशन का बहिष्कार नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीएमसी किसी भी तरह के एक तरफा फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कतर, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से गाली दी थी, आज वो इन प्रतिनिधि मंडलों में विपक्षी पार्टी की मदद ले रहे हैं। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फोन क्यों नहीं उठाया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात क्यों नहीं की, ऐसा करने का शिष्टाचार क्यों नहीं दिखाया। सच्चाई यह है कि देश में ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण हमारी कहानी पंक्चर हो चुकी है और पंक्चर होती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ कानून के खिलाफ फिर सड़क पर उतरेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देश भर में करेगा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। हालांकि नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन से लेकर कई राजनीतिक दल भी विरोध जता रहे हैं। वहीं आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनज़र वक्फ कानून के खिलाफ विरोध ठंडा पड़ गया था, जिसे अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि सिंदूर ऑपरेशन और उसके परिणाम स्वरूप देश में उत्पन्न आपातकालीन स्थिति को देखते हुए वक्फ बचाओ अभियान से संबंधित सार्वजनिक समारोह जो 16 मई तक स्थगित कर दिए गए थे, अब फिर से शुरू हो गए हैं। 22 मई को हैदराबाद में महिलाओं का सम्मेलन होगा जिसमें बोर्ड का लक्ष्य 1 लाख महिलाओं को जुटाने का है। वहीं 20 मई को वारंगल, 23 मई को महाराष्ट्र के जलगांव और 24 को नांदेड़, 25 मई को औरंगाबाद और 30 मई को तेलंगाना के निजामाबाद में जनसभा आयोजित की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में टूटेगा महायुति गठबंधन, भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच इस बात को लेकर ठनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन में कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच कुछ क्षेत्रों में असमंजस की स्थिति नज़र आ रही है। शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा कि अगर सहयोगी दल निकाय चुनाव में अलग होने का फैसला करती है तो नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव शिवसेना अकेले लड़ेगी। बता दें कि नवी मुंबई को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन शिवसेना शर्तों के आधार पर भाजपा के साथ गठबंधन भी करना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार शिवसेना नेताओं का कहना है कि भाजपा को केवल अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए बल्कि सहयोगी दलों को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका कहना है कि शिवसेना मुंबई नगर निगम के चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसे ठाणे और कल्याण डोंबिवली के चुनाव में शिवसेना का साथ देना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मुख्यमंत्री हिमंता, आईएसआई से लिंक वाले बयान पर भड़के गौरव गोगोई। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गोगोई को आईएसआई ने इनवाइट किया है और वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए। अब इस मामले में गोगोई ने एक्स पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा किया। वहीं दोस्तों, गौरव गोगोई ने एक्स पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा कर दिया। गोगोई ने कहा कि हिमंता के पास पाकिस्तानी लिंक को लेकर कोई प्रमाण नहीं है और वो पागलपन भरी और बेतुकी बातें कर रहे हैं। गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं वो किसी बी ग्रेड फिल्म के स्क्रिप्ट से भी खराब है। ऐसा कहा जाता है कि किसी झूठ को छुपाने के लिए अनगिनत झूठ का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो बिना किसी प्रमाण के बस आईटी सेल को ट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय, राहुल गांधी ने साधा एस जयशंकर पर निशाना। एमईए बोला तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उनकी उस टिप्पणी के लिए फिर से निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के बारे में सूचित कर दिया है। ये कांग्रेस नेता द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद की पहली टिप्पणी के 2 दिन बाद आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष नेता ने जयशंकर की चुप्पी को निंदनीय बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए क्योंकि पाकिस्तान को पता था? क्या कोई चूक नहीं थी और ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। इसी के साथ इससे पहले उनकी पोस्ट में लिखा था कि हमारे हमले की शुरुआत में
पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया और इसे किसने अधिकृत यानी कि ऑथराइज्ड किया। इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, ये सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के पोस्ट के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना बताया और विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का चरण है। इसे गलत तरीके से शुरू होने से पहले की घटना बताया जा रहा है। तथ्यों की इस पूरी तरह से गलत प्रस्तुति की निंदा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीनियर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम को स्पष्ट करे केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विशेष सत्र की मांग कर दी गई है सचिन पायलट द्वारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत छत्तीसगढ़ के रायपुर के दिनेश मिरानिया के परिजन से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने मुलाकात की और इस दौरान पायलट ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता का संदेश जाएगा। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष पार्टी की मांग को दोहराया और पायलट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने जब भी चर्चा की आतंकवाद की बात नहीं की। आज आतंकवाद पर चर्चा नहीं हो रही है और आज कश्मीर और व्यापार पर चर्चा हो रही है। अब समय आ गया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। सीज़फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। हमारा मुद्दा आतंकवाद है, लेकिन जानबूझकर कश्मीर के मुद्दे को चर्चा में लाया गया, जिसका मुझे खेद है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम की घोषणा के बारे में तथ्यों पर सरकार से स्पष्टीकरण की भी मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को सुप्रीम झटका, एसआईटी करेगी मामले की जांच। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह को सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच समिति बनाने का आदेश दिया है। साथ ही पीठ ने विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई करते हुए विजय शाह के वकील से पूछा कि हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उसके बाद इस मामले में क्या हुआ, क्या जांच हुई। उन्होंने ये भी पूछा कि आपने क्या क्षमा याचना की है। इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि वो माफ़ी मांग चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार के पास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी प्रतिभाओं का अभाव, इंटर्नशिप योजना विफल रही, जयराम रमेश ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना बुरी तरह से विफल रही है, क्योंकि सरकार के पास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी प्रतिभाओं का अभाव है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श किया जाए, क्योंकि अब अगर इसे मोदी सरकार के हवाले छोड़ दिया गया तो वो इसमें भी ज़रूर गड़बड़ी पैदा कर देगी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि जैसे तैसे सत्ता में वापसी के बाद से विचारहीन और थकी हुई मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। 4 जून 2024 के बाद मोदी सरकार ने एंजल टैक्स वापस लेने, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने, इंटर्नशिप योजना शुरू करने और जातिगत जनगणना कराने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार आज भी भारी टैलेंट डेफिसिट से जूझ रही है और इन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद खराब रहा है। उनका कहना है कि अब सामने आई रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि बजट में घोषित इंटर्नशिप योजना भी बुरी तरह से फेल रही है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 27 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, बनेगा 5 स्तरीय संगठन, चलेगा 100 दिवसीय अभियान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बूथवार मतदाताओं को जोड़ने, पुराने कांग्रेसियों को जगाने, जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए 100 दिवसीय अभियान चलेगा। ये फैसला लिया गया है शनिवार को लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित संगठन सृजन कार्यशाला में। इसके साथ कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यशाला कई मामलों में अहम रही। लंबे समय बाद राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और विभिन्न जिलों व शहरों से आए कांग्रेस नेता एक जाजम पर बैठे नजर आए। मंच पर उसे ही चढ़ने दिया गया जिसे संबोधन के लिए बुलाया गया। दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता बताई। बदली परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न जिलों में आए कांग्रेस के नेता उत्साहित नजर आए और उनके चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि कांग्रेस एक बार फिर नए सिरे से सृजित होने को तैयार है। उद्घाटन के दौरान महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी गई और वंदे मातरम के साथ जय भीम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगे।
पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी ने नए वक्फ कानून की आलोचना की, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई, सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नए वक्फ कानून को असंवैधानिक करार देते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को नष्ट करना है और उन्होंने इस मामले में उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। ओवैसी ने एक इंटरव्यू में ये भी सवाल उठाया कि जब विभिन्न मुद्दों के लिए कई अलग अलग कानून हैं तो समान नागरिक संहिता समान कैसे हो सकती है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और वक्फ अधिनियम की सराहना करने वालों को चुनौती दी कि वो बताएं कि नए कानून में कौन सी धाराएं अच्छी हैं